वेबसाइट्स आ जाएंगे, वेरियस आर्टिकल्स आ जाएंगे, कम से कम 3 से 4 आर्टिकल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक आर्टिकल में आंसर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 122 125 नंबर वाले हैं, वो ये हैं कि 25 में से 25 आ रहे हैं ग्रामर। तरीके से प्रिपेयर करना है कि अननोन टॉपिक को कैसे डील करें। आपको पता रहना चाहिए कि मैं इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिख सकता हूँ, बॉडी में ये चीजें लिख सकता हूँ, एंड बॉडी शुड बी मल्टी डायमेंशनल, जो मल्टीपल चीजों को एड्रेस करे। एंड नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग पार्ट। जब आप इंट्रोडक्शन को बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्टिंग लाइन शुड बी देयर। ऐसे में स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं रिगार्डिंग द पेपर वन और अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं रिगार्डिंग टू पेपर टू। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। पेपर टू को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स चिंतित रहते हैं और जब से नोटिफिकेशन आई है मेरी वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले हैं। सर, अगर आप पेपर टू के रिगार्डिंग कोई वीडियो बना सके या कोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर सके जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो प्लीज डू इट। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज लेके आया हूं मैं, और उस सीरीज की ये पहली वीडियो है। अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो बेसिक जो बातें हैं वो हमको पता है कि पेपर वन हमारा क्वालिफाई होगा तभी पेपर टू हमारा चेक होगा, और पेपर टू भी अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर वन पेपर टू की कंबाइंड कट ऑफ हमको पार करनी होगी और तभी हम फाइनल रिटर्न स्टेज क्लियर होगी और फिजिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस बार तो सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरीके से है कि पहले फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल होगा, वो बाद में मेरिट बनेगी। इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी। अगर ओवरऑल कॉन्फिडेंस की मैं बात करूं कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पेपर टू में वो काफी डाउन रहता है और अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। आपने बहुत सारी मार्कशीट्स देखी होंगी, जब 2020 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, 2021 में कम थी, 2022 में कम थी, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने 140 150 160 170 180 तक भी स्कोर किया पेपर वन में। लेकिन पेपर टू में उनके मार्क्स आप देखेंगे ना, जो स्टूडेंट्स मेरिट आउट हो गए हैं उनका स्कोर आपको दिखेगा 50 से 60 की रेंज में या 60 टू 70 की रेंज में। मींस पेपर टू में आपको 90 प्लस तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा अगर आप मेरिट इन होना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिजायर्ड फोर्स सीआईएसएफ है और वो आपको मिल जाए, या एसएसबी है, जो मेजर कंपटीशन रहता है वो सीआईएसएफ को लेकर रहता है, सेकंड नंबर पे एसएसबी को लेकर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो आए कि लाइफस्टाइल क्या है असिस्टेंट कमांडेंट का, और कैसे सीआईएसएफ का लाइफस्टाइल अलग है एज कंपेयर टू अदर असिस्टेंट कमांडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि क्यों सारे स्टूडेंट सीआईएसएफ के पीछे भागते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट है या नुकसान है। तो अगर कंपैरिजन करना हो फोर्सेस का, वैसे तो सारी फोर्सेस ही अपने आप में अच्छी हैं, ऑफिसर टैग होना ही अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। लेकिन अगर ये हो गया मैक्रो लेवल पे बात, अगर आप माइक्रो लेवल पे बात करना चाहते हैं, जो रियल इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि डेपुटेशन किसका बेहतर है, सैलरी किसकी बेहतर है, वर्क नेचर क्या है, जो हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस सीआईएसएफ में देखने को मिलता है, या मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है इसलिए मैंने सीआईएसएफ ऑप्ट किया, इन बातों में सच्चाई कितनी है, तो इस बारे में हम बात कर लेंगे अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन इस वीडियो का ये एजेंडा नहीं है। इस वीडियो का एजेंडा है कि आपको पेपर टू का कॉन्फिडेंस देना। पेपर टू का कॉन्फिडेंस आप कैसे दे देंगे सर? पेपर टू का तो कॉन्फिडेंस हमें इतने समय से नहीं आया है। सबसे पहले जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे फिट होती हैं। अगर आपको अपने माइंड में कोई भी काम ऐसा लग रहा है कि दिस इज डुएबल, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको वो लग रहा है कि ये डुएबल ही नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स के मुझसे फोन पे भी बात होती है, मिलते हैं, ये इस जर्नी के दौरान मिले हैं और वो बोलते हैं सर पेपर वन मैं कर लूंगा, मुझे बस पेपर टू का फोबिया है, और पेपर टू का अगर मेरा हो जाए तो मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन जब मैं उससे पेपर वन की चीजें पूछना स्टार्ट करता हूँ फिर उसको पेपर वन की चीजें आती नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं रिगार्डिंग द पेपर वन और अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं रिगार्डिंग टू पेपर टू। कंपटीशन की बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, और इसमें सब तरीके के कैंडिडेट्स हैं, और इस बार तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो सीडीएस की ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। मतलब मिक्स रहता है सीएपीएफ में, डिफेंस कोर डिफेंस एस्पिरेंट भी, या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट भी, और अब एसएससी एस्पिरेंट्स भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब के लिए एक सबसे बड़ा हर्डल है, दैट इज द पेपर टू, क्योंकि इन सब के लिए सबसे अलग है पेपर टू, इस एग्जाम को अलग बनाता है। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। क्यों है? ताकि आप पेपर टू की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, पेपर टू को स्किप करके ना जाएं, क्योंकि उसका हर्जाना आपको फाइनल एग्जाम में भरना पड़ता है या मेरिट में भरना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन फाइनल में लिस्ट में नहीं आ पाते, और लिस्ट में आते भी हैं तो बहुत लास्ट में आते हैं, आपकी डिजायर्ड फोर्स आपको नहीं मिलती है। तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो सेटबैक होता है, और अचीवमेंट की भी बात है, ऐसी बात नहीं, लिस्ट में आना अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं।
ओवरऑल अगर पेपर टू की बात करें तो मैं पेपर टू पे टोटल 4 फैक्टर्स में बात करता हूँ। पेपर टू के कंपोनेंट्स की बात करें तो पेपर टू के कंपोनेंट्स तो वी नो वेरी वेल कि देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ पेपर टू, जिसमें एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है। और ये सारे जीएस बेस्ड रहते हैं, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट बेस्ड टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख सकें, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकें। देयर विल बी टोटल 6 एसेस, जिसमें से आपको 4 लिखने हैं, मतलब और हर एक एसे के लिए 20 मार्क्स डिवोटेड है, मींस टोटल 80 मार्क्स का आपका केवल एसे का पार्ट है। और आर्गुमेंट की बात करें तो 2 आर्गुमेंट आएंगे, दोनों के दोनों लिखने हैं, दोनों ही इंग्लिश में लिखने हैं, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, दोनों 20-20 नंबर के हैं, तो 40 नंबर यहाँ पे हो गए। इफ रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो 10-10 नंबर की 2 रिपोर्ट रहती हैं, दोनों ही लिखनी है, दोनों 200 वर्ड्स में लिखनी है। और तीनों का अपना अपना एक फॉर्मेट है, एसे राइटिंग का अपना फॉर्मेट है, आर्गुमेंट राइटिंग का अपना फॉर्मेट है, रिपोर्ट राइटिंग का अपना फॉर्मेट है। एंड यू हैव टू फुलफिल द डिमांड। इस बारे में बात करेंगे कि वो डिमांड क्या है, पैटर्न क्या है, और आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ये सारा जनरल स्टडीज बेस्ड जितना भी स्टफ रहता है, ये रहता है 140 मार्क्स का। सेकंड पार्ट, मतलब ओवरऑल यूपीएससी जो सिलेबस में डिवाइड करती है, तो पार्ट ए में एसे रखती है और पार्ट बी में रेस्ट ऑफ द पार्ट रखते हैं। लेकिन मेरी एनालिसिस ये है कि अब इस चीज को इस तरीके से डिवाइड कर लो कि जनरल स्टडीज का एक पार्ट है और इंग्लिश का एक पार्ट है। जनरल स्टडीज में ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इंग्लिश में भी 3 कंपोनेंट्स हैं। ग्रामर आपका 25 मार्क्स का, प्रीसी राइटिंग 15 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का। ये टोटल हुआ 60 मार्क्स का। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है इसमें, स्पेशली ग्रामर। इस बारे में बात करेंगे कि कैसे स्कोरिंग है, तो और हमको कैसे यूटिलाइज करना है अपनी मतलब प्रेजेंट नॉलेज को। बहुत सारे मैं देखता हूँ, चाहे वो कोर्सेज हैं, चाहे यूट्यूब है, या कुछ भी ऐसा है जो स्टूडेंट्स मुझसे शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, या टीम शेयर करती है कि सर पीछे स्लाइड रहती है और उस स्लाइड को कोई भी कैंडिडेट जो अपने आप को टीचर बोलता है, वो उसको पढ़ देता है, और दिस इज ऑल अबाउट द पेपर टू। और ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्त फेलियर का। क्योंकि आप, इट्स नॉट ऑल कि सिर्फ एक नॉलेज है, वो पूछ कुछ रहा है, आप बस लिखा है उसके आसपास, तो उससे एग्जाम थोड़ी निकलेगा। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर टू, और वो रिक्वायरमेंट को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला, नॉलेज। वी कांट नेग्लेक्ट दिस पार्ट। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि वो जो पेपर रहता है, जो पीछे स्टफ रहता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकंड इज द स्किल। अब सिर्फ किसी को नॉलेज है, उस नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है वो पता ही नहीं है। नॉलेज तो पेपर वन पढ़ने से आई जा रही है ना दोस्त। आपने पॉलिटी पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, एनवायरमेंट पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो नॉलेज तो आपके पास है। आपने एनसीईआरटी पढ़ दी है, लक्ष्मीकांत पढ़ दी है, या जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ था रिगार्डिंग द पेपर वन, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स थी या ईवीकेएस की बुक्स थी, वो ओवरऑल आपने पढ़ ली है। लेकिन अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है, स्पेशली इकोनॉमी या जो अदर स्टफ है, इन सब चीजों को, दैट इज द स्किल। और स्किल को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द थिंकिंग पार्ट, स्ट्रक्चर मेकिंग, कनेक्टिंग पार्ट, एंड द डिमांड एंड सप्लाई। तो व्हाट इज दिस? थिंकिंग पार्ट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं अब मेरी इस सीरीज में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग आपने ये बोलते हुए सुना होंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक आया और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। देन व्हाट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ, वो करनी कैसे है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते हो, मैं बोलता हूँ अब मेरे बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे? कुछ नहीं करोगे, बस प्रोफेशनल के बारे में बोल दोगे, सर एवीकेएस पे पढ़ाते हैं, सर एवीकेएस पे रहते हैं, एवीकेएस का कोर्स हेड है, इस तरीके से XYZ जो भी मैंने आपको बताया है यूट्यूब पे, बस उनसे आप कुछ आइडिया लगा के अब बता दोगे, वो लिख दोगे। अगर मैं आपको उसके बारे में लिखने को लिए कहूँ, तो क्या एग्जाम की डिमांड जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो फुलफिल हो गई? आंसर है नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पर्सनल लाइफ का, आपने बता दी प्रोफेशनल लाइफ। अपनी तरफ से आपने चीजों को लिख दिया, लेकिन डिमांड और सप्लाई फुलफिल ही नहीं हुई। तो दिस इज द पेपर टू, कि आपको थिंकिंग करनी है। कैसे करनी है? इतने डायमेंशंस दे दूंगा दोस्त, इतनी अप्रोच दे दूंगा कि बैठे बैठे पॉइंट्स आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस उस दिमाग को लगाना है, और कैसे लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। हर एक वीडियो में ये सब पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो लंबी हो गई। और लंबे होने का ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट, कोई क्लिक करेगा भाग जाएगा, क्लिक करेगा भाग जाएगा। तो मासेस तक जो वीडियो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है, उसका ये भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर मेकिंग। आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और ये ओवरनाइट नहीं आएगा, ये कोई 2 पेज या कोई आईएएस मैगजीन्स पढ़ने से नहीं आएगा। स्ट्रक्चर मेकिंग इज एन आर्ट, और वो धीरे धीरे डेवलप होगी, वो साइंटिफिक अप्रोचेस से डेवलप होगी। और आपको पता रहना चाहिए कि मैं इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिख सकता हूँ, बॉडी में ये चीजें लिख सकता हूँ, एंड बॉडी शुड बी मल्टी डायमेंशनल, जो मल्टीपल चीजों को एड्रेस करे। एंड नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग पार्ट,
जब आप इंट्रोडक्शन को बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्टिंग लाइन शुड बी देयर। आप जब बॉडी को कंक्लूजन से कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्टिंग लाइन शुड बी देयर। इवन इन द बॉडी पैराग्राफ्स, इफ देयर विल बी 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ्स, उनके बीच में भी कनेक्टिंग डॉट्स होने चाहिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में। और ये मैं बात कर रहा हूँ अच्छे एक्सीलेंट ऐसे की। मैं अब पढ़ा ही रहा हूं तो मैं एवरेज ऐसे क्यों पढ़ाऊंगा आपको, बता ही रहा हूं तो एवरेज चीजें क्यों बताऊंगा। हम एक्सीलेंट चीजों पे फोकस करेंगे ताकि हम एटलीस्ट गुड या बेटर या बेस्ट इन तक तो पहुंच सके। वो स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल फैक्टर के बेसिस पे उसको अप्लाई करेगा, और कौन कितना अप्लाई करता है उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट तय होगा। नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं वही डिमांड फुलफिल कर रहा हूं। जैसे अगर इंडिया चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आता है और आप सिर्फ इंडिया चाइना रिलेशंस कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा है, तो आपने तो दोस्त उसके आसपास ही घुमा दिया चीजों को। जो पूछा था वो तो फुलफिल किया नहीं, फिर नंबर भी उसी हिसाब से आएंगे, 4-5 नंबर आगे रह जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर आ जाएंगे। तो एग्जाम की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई कैसे करनी है, दिस इज ऑल्सो ए स्किल। नेक्स्ट पार्ट इज द प्रैक्टिस पार्ट, एंड प्रैक्टिस हर एक स्टूडेंट को करनी है। और इसलिए भी मैं रिकमेंड करता हूं कि टेस्ट सीरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, चाहे आप एवीकेएस के लगाएं किसी और के लगाएं। अबाउट द प्रतिभा टेस्ट सीरीज आई कैन टेल यू कि इसमें देर आर टोटल 55 टेस्ट, जिसमें 35 टेस्ट पेपर 1 के हैं और 20 टेस्ट पेपर 2 के हैं। पेपर 2 के सारे टेस्ट इवेलुएट होते हैं। इसमें 10 सेक्शनल टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। मोर देन 120 टॉपिक्स आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं इन द टेस्ट सीरीज फॉर्म। और क्लासेस में भी हम मोर देन 100 टॉपिक्स प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग स्किल्स, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। मतलब बैचेस के साथ जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। तो ये भी एक ड्यूटी है बताना, तो उसके बारे में बता दिया। मीन वाइल वी हैव टू फोकस, मीन्स प्रैक्टिस आपको खुद से, मान लीजिए मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप ये कोर्स जाके खरीद लो, वो खरीदने से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। किसी ने कोर्स खरीद के रख लिया और उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। सीधी बात ये है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप खुद से डिसिप्लिन वे में घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो घर पे करो, आपको किसी कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, ओपनली बोल रहा हूँ, चाहे हमारा है किसी और का है। अगर आप इतना डेडिकेटेड हो तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको एक हेल्पिंग हैंड की नीड है, एक गाइडेंस की नीड है, एक मेंटर की नीड है, देन यू दिस इज अ ऑप्शन जो आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लगभग 4000 वर्ड्स के आसपास हमको पूरे पेपर में, पेपर 2 में लिखना है, सारी चीजें मिला मिलू के लगभग 3000 से 4000 के बीच में रेंज में बनता है। और आपको 200 नंबर के लिए 180 मिनट मिलती है, मतलब 20 नंबर के लिए 18 मिनट मिलती है, मतलब 4 ऐसे के लिए 72 मिनट्स मिलती है। और 72 मिनट्स में कंटिन्यूअसली मैनर में एसेज वाले पार्ट को कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा, और ये सारी चीजें फेज मैनर में ही इंप्रूव होंगी। जब तक आप नॉलेज पे काम नहीं करोगे तो उस नॉलेज को यूटिलाइज करना नहीं आएगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। तो ये सारे इंटीग्रेटेड वे में है, और इन्हीं सब चीजों के बारे में आने वाले सेशंस रहेंगे। चलो अभी डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि लगभग 3 से 4 सेशन मेरे रहेंगे, लगभग 12 सेशंस, 12 सेशंस विनय इंग्लिश सर के रहेंगे, और 3-4 सेशन शशांक सर के रहेंगे। 18 से 20 टोटल सेशंस रहेंगे पेपर 2 के। और इसमें हम जो मेजरली फोकस करेंगे वो स्किल वाले पार्ट पे करेंगे। क्यों सर, नॉलेज वाले पार्ट पे क्यों नहीं? नॉलेज तो दे ही दूंगा दोस्त, वो तो हम चाह के भी नहीं रोक पाएंगे, मैं तो नहीं रोक पाता उस चीज को। और दूसरा, नॉलेज के रिगार्डिंग बहुत स्टफ अवेलेबल है, तो टाइम जो लिमिटेड है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो जो यूट्यूब पे सेशंस है मैं उन सेशंस की बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग दस, क्योंकि वी हैव टू मैनेज आवर टाइम ऑल्सो। जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वहां पे भी ऑफलाइन में भी पढ़ाना है और ऑनलाइन में भी पढ़ाना है। सर कॉन्फिडेंस की तो कुछ बात नहीं की, आप तो बोल रहे थे कॉन्फिडेंस आ जाएगा वीडियो देख के, कैसे आ जाएगा कॉन्फिडेंस? चलो वहीं से एक बार इस बारे में बात करते हैं कि चीजें डुएबल सबसे पहले आपको लगनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम डुएबल है, मैं इसको कर सकता हूं, तभी आप अप्लाई कर रहे हैं, तभी हम उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है तभी आप यहां तक डटे हुए हैं जो वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। मेन बात है कि इसको डुएबल की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमको कितने परसेंटेज से बढ़ाना है। मैं ये समझता हूं कि कोई स्टूडेंट एवरेज है, आंसर राइटिंग उसने आज तक बिल्कुल भी नहीं की है, वो बस पेपर 1 पे अभी तक फोकस कर रहा था, ये वो सीडीएस एस्पिरेंट है। मैं लोअर कैटेगरी से उठा के चलता हूँ कि लोअर कैटेगरी में ऐसा नहीं है, तौहीन कर रहा हूँ सीडीएस कैटेगरी स्टूडेंट्स का कि लोअर कैटेगरी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लोअर कैटेगरी का मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपने अभी तक कलम उठाई नहीं है, पेन उठाया नहीं है कुछ भी लिखने के लिए, और आप आज से चीजों को लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो क्या चीजें डुएबल हैं? तो आंसर है यस, 101% पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, चीजें डुएबल है। वो डुएबल कैसे हैं, अभी वो प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, वो बस आपको अपने दिमाग में बैठाना है। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। डेली 1.5 से 2 घंटे पेपर टू को डिवोट करने हैं। इट डिपेंड्स कि आपका प्रेजेंट लेवल कैसा है। अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो 1 से 1.5 घंटा इनफ है। आप कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर आपको 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि आपको नॉलेज वाले पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। तो इतनी रिक्वायरमेंट है। आपको 100+ टॉपिक्स तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इनिशियली स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, सर मुझे पता नहीं लग पा रहा, मैं कहाँ से लिखूं, कहाँ से नॉलेज गेन करूं। कोई भी टॉपिक टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। या विनय इंग्लिश सर तो मंथली बेसिस पे आपको टॉपिक देते हैं। आप गूगल पे लिखिए, उस टॉपिक के बाद यूपीएससी मेंशन कीजिए, वेरियस वेबसाइट्स आ जाएंगे, वेरियस आर्टिकल्स आ जाएंगे। कम से कम 3 से 4 आर्टिकल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक आर्टिकल में आंसर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ऐसा यूपीएससी की बुक में ही मिलता है, जो अप्रैल में रिलीज होगी। ठीक है, और वो आपको पढ़ना है, और उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाने हैं। और वो 3 पेजर नोट्स, 4 पेजर नोट्स आप स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे देख देख के बनाना चाहते हैं, देख देख के बनाइए। उसको याद करके बनाना चाहते हैं, याद करके बनाइए। इन चीजों पे आपको कुछ ऐसा काम करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फोकस करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। अब बात करते हैं, ऐसा अगर आप रेगुलरली बेसिस पे कर ले रहे हैं, आने वाले जो 3-4 महीने हैं, इन पे अगर ऐसा फोकस कर ले रहे हैं, अभी मोटे मोटे तौर पे करूं तो 135 दिन बचे हैं, या इससे थोड़ा ज्यादा ही बचे हैं, 2-3 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ 4 महीने हैं, उन 4 महीने में से आप 3 महीने भी अच्छे से टिका के प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब एक दिन में आप 8-8 टॉपिक लिख लेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से है, तो आपका पेपर 2 में हर्डल नहीं आएगा, और आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा, चाहे आप लिखने में कितने भी बुरे हों। सर व्हाट इज द डिसेंट स्कोर अकॉर्डिंग टू यू? मेरे अकॉर्डिंग डिसेंट स्कोर ये है कि कोई स्टूडेंट जो मैंने अभी बोला है उन चीजों को फॉलो कर लेता है, उन 100+ टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसने बस वो ऑफ कोर्स इन वीडियोस को देखने के बाद उसके अंदर ये स्किल तो डेवलप हो जाएगी कि वो क्या डिमांड है और कैसे उसकी सप्लाई कर रहा है, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर ले रहा है, कि जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हैं उसको फॉलो कर ले रहा है। तो वो एस्से वाले पार्ट में एटलीस्ट 7 मार्क्स पर एस्से वो अचीव कर सकता है। हो सकता है किसी में 8 आ जाए, किसी में 7 आ जाए, तो ओवरऑल एवरेज की बात करो तो लगभग 28 नंबर वो एस्से वाले पार्ट में। और आर्गुमेंट वाला पार्ट तो मोस्ट स्कोरिंग है एज कंपेयर टू एस्से वाला पार्ट। अब स्टूडेंट्स की बहुत सारी मिथ्स रहती हैं इस चीज के रिगार्डिंग, कौन सा पॉइंट फॉर्म में लिखना है, कौन सा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। होल्ड योर हॉर्सेस, हर एक चीज पे बात होगी, तो चिंता मत कीजिए उस चीज के लिए। पहले एक टारगेट सेट कीजिए, व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट इज माय स्कोर, कि जो मुझे अचीव करना है, मुझे सामने क्या दिख रहा है। ऐसे वाले पार्ट पे 28 नंबर, 80 में से 28 नंबर नहीं ले सकते क्या दोस्त? चारों ऐसे किसी ने लिख दिए, जो उसने पूछा है वही आपने लिख दिया। आपकी हैंडराइटिंग कैसे भी हो, कैसे भी इन द सेंस कि आपके अलावा कोई उसको और पढ़ ले, 4 लोग और कंफर्म कर दे कि जो ये लिखा है वो ये लिखा है, ये वर्ड लिखा है, तो फिर आपके 7-8 नंबर आ सकते हैं। उसमें कोई ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 में से 18 लेने हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ हाइपोथेटिकल, कि और ये पॉसिबल भी नहीं है। यूपीएससी में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, नॉट द 5th क्लास एसए प्रोग्राम कंपटीशन, ये सब नहीं है। हाईएस्ट मार्क्स लगभग 12 के आसपास रहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 7 नंबर लेने हैं, 12 तक हम बात ही नहीं कर रहे। दूसरा, आर्गुमेंट में हाईएस्ट मार्क्स 12 से अबव भी जा सकते हैं, 13 भी जा सकते हैं, समटाइम्स 14 भी देखने को मिले हैं। वो बात है कि डिमांड क्या है, फुलफिलमेंट कैसी है, आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, नॉलेज वाला पार्ट कैसा है, कितने डायमेंशंस कवर किए हैं। तो मैं इसमें भी मरे से मरा 7 नंबर आपके काउंट करता हूं, तो 14 मार्क्स ये हो गए। और रिपोर्ट राइटिंग में अगर कोई फॉर्मेट को फॉलो कर लेता है, 200 वर्ड्स वहां पे मेंशन कर देता है, बहुत ज्यादा डेटा वो नहीं डाल पाया लेकिन उसने कुछ गलत चीजें भी नहीं लिखी, तो 4 नंबर तो कहीं नहीं गए दोस्त, और ये आपका स्कोर बनता है 50। अब मैं बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, 140 में से आपके 1/3 ऑलमोस्ट 50 नंबर आपसे डिमांड कर रहा हूँ। अगर आप इस वाले पार्ट पे 3 महीने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए, 3 से 4 महीने आप इस वाले पार्ट पे काम कर लेते हैं, 50 नंबर नहीं आएंगे क्या यार 140 में से? ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या पूछ लेंगे? जबकि जो टॉपिक्स हैं वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, भले ही जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसको कोई गैस ना कर सके, जबकि वो भी गैस हो जाती है। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए वर्स्ट सिनेरियो मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो ये है, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि ऐसी स्टेटमेंट आ गई जो हमने तैयार नहीं की थी। उस स्टेटमेंट के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, वो जो आप 100 टॉपिक्स तैयार करेंगे, वो कीवर्ड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और जो आपने वो स्किल एक्वायर की है उन 90 डेज में, उस स्किल को यूटिलाइज करके आप उस टॉपिक की डिमांड को फुलफिल कर देंगे। एंड दिस इज द एंड गोल। किसी भी क्लास का, मेरी स्पेशली मेरी क्लास का ये एंड गोल रहता है कि स्टूडेंट को उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अननोन टॉपिक को कैसे डील करें। नॉन टॉपिक से तो कोई भी तैयार कर लेगा और लिख देगा यार,
हालांकि 10 में से कम 6-7 टॉपिक नॉन ही होते हैं, लेकिन जो अननोन टॉपिक को भी डील करे, बस वही शहंशाह है यार इस पूरे फील्ड में। इफ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश वाला पार्ट, प्रीसीज, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, कोई स्टूडेंट लास्ट 10 इयर्स के केवल पीवाईक्यू अगर प्रैक्टिस कर जाता है, सिर्फ पीवाईक्यू, कोई रूल नहीं, बुक नहीं पढ़नी उसको, कुछ नहीं पढ़ना, कोई क्लासेस उसने नहीं ली, अगर वो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज और फ्रेजल वर्ब्स पढ़ के चला जाता है, याद करके चला जाता है, तो ग्रामर में 25 में से 15 नंबर उसके कहीं नहीं गए, आराम से आएंगे, क्योंकि हाईली रिपीटेटिव नेचर का है। रीराइट द सेंटेंस, और जो भी नो सूनर देन वाला कॉन्सेप्ट, या एक क्वेश्चन आर्टिकल का, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, एक क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का, वॉइस के 2 क्वेश्चन, या जो नरेशन है उससे 1-2 क्वेश्चन, सब फिक्स है कि ये इतना ही पूछेगा। जो इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करके जाता है, और 90% स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करके जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सीडीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ये वाला पार्ट अच्छा है, ये वाला वीक है। जो सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ये वाला पार्ट अच्छा है, ये वाला वीक है। तो बात तो वहीं आ गई घूम फिर के। लेकिन मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ कि इस पार्ट की भी इतनी इंपॉर्टेंस है। इवन आप प्रीसीज में फॉर्मेट है, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, बस मैं अभी ऊपर ऊपर से मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा हूँ। और 1/3 उसकी डिमांड लिखनी है, और अपने शब्दों में उसको लिखना है। पूरा आपके सामने दिया हुआ है, सेम विद द कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर ही आंसर छुपा है, वहां से आपको 3 से 4 लाइन का आंसर लिख देना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 20 नंबर का ही पार्ट हो गया, जो प्रीसीज और कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर लेगा एज पर द डिमांड बाय फॉलोइंग द पैटर्न। उसके 35 में से 20 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ सकते हैं उसके। और इस पूरी प्रोसेस में 15 + 20, आप 60 में से 35 नंबर नहीं ले सकते क्या दोस्त? लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू अगर आप करके नहीं जाते हैं, अगर आप इतना काम नहीं कर सकते हैं ना, तो यू आर ए नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट। ओपनली बोल रहा हूं, मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलता। यू आर ए नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं वो पागल थोड़ी हैं यार, वो तो इतने समय से लगे हुए हैं उस चीज पे, वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। एंड आप एट प्रेजेंट भले ही नॉन डिजर्विंग हो, यू कैन बी ए डिजर्विंग कैंडिडेट बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस और दीज एफर्ट्स। ये स्मार्ट वर्क, ये हार्ड वर्क, इसका कॉम्बिनेशन ही सक्सेस है। ना केवल हार्ड वर्क से काम चलेगा, ना केवल स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। जो बस बुकलेट्स पढ़ते रहते हैं, स्किल्स एक्वायर नहीं करते, वो हार्ड वर्क में उलझ के रह जाते हैं। जो सिर्फ स्किल्स पे फोकस करते हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं। जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द सक्सेस। अब इसमें 35 मार्क्स हो गया, इसमें 50 मार्क्स हो गया, एक डिसेंट स्कोर है 80 मार्क्स, 85 मार्क्स। मैं ये मानता हूं कि चलो 2-3 नंबर कम आए, ठीक है, 80 प्लस मार्क्स इज ए डिसेंट स्कोर। क्या इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता? टॉपर्स के कैसे 100 प्लस आ जाते हैं, 110 नंबर आ जाते हैं, 115 नंबर भी आ जाते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 120, 125 नंबर देखने को मिले हैं। एक्सेप्शंस की मैं कभी बात नहीं करता होता, एक्सेप्शंस का हमारा कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्शंस के साथ, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे चीजें नहीं देखने को मिलती। हमारे हाथ में मार्किंग नहीं है कि व्हाट इज द मार्किंग सिस्टम, टाइट हो रही है, लाइट हो रही है, लेकिन व्हाट वी नो कि ग्रामर में ये रूल था, उसने ये पूछा था, मैंने फिट कर दिया, बस मेरा कोई गलत नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 122, 125 नंबर वाले हैं, वो ये हैं कि 25 में से 25 आ रहे हैं ग्रामर के। और यकीन मानिए दोस्त, अगर इस चीज को, दिस इज द बेस, ये तो मिनिमम है, 80, 85, दिस इज द मिनिमम। हम कैसे हमारी वीडियोस में ओपनली लिख देते हैं कि 100 प्लस स्कोर कीजिए, और पास में जो रैंक्स देखने को मिले हैं, जैसे रैंक 14 है, वो पेपर टू स्टूडेंट का, पेपर टू ऑनलाइन का स्टूडेंट था, या रैंक 60 है, ऑफलाइन स्टूडेंट था। इन स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं, या अदर स्टूडेंट्स है 60 टू 70 की रेंज में भी ऑफलाइन से स्टूडेंट्स थे। वो सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे जो बैच स्टूडेंट्स थे पूरी लिस्ट में, टॉप 100 में। उनके जब मार्क्स आप उठा के देखोगे, कैसे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए हैं कि टॉप 100 में आ गए हैं। वो यही है कि इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्ट्रेच आप अपने माइंड से पूछिए, जब आप किसी एक एस्से में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 7 नंबर ले सकते हैं, तो क्या 9 नंबर नहीं ले सकते? क्या उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते? 9 और 10 के एवरेज मेंटेन नहीं कर सकते? तो यस, वी कैन डू इट। और 36 मार्क्स तक, मैं 80 में से 50% भी नहीं बोल रहा हूँ, 36 मार्क्स आपको एस्से में लेने हैं, एंड दिस इज द टारगेट। हालांकि किसी एक एस्से में 12 नंबर भी आ सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना बेहतर लिखते हैं, उस डिमांड को कितना फुलफिल करते हैं, कितना टाइमली उसको मैनेज करते हैं। कोई एस्से छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आर्गुमेंट पार्ट। आर्गुमेंट पार्ट में तो